नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 जून 2020 को भारत और चाइना के बीच में एक हिंसक झड़प हुई बॉर्डर पर, जिसमें भारत के करीब करीब 20 जवान जो हैं वो शहादत को प्राप्त हो गए। तो समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और चीन के बीच में आखिर विवाद क्या है, विवाद कहाँ पर है। तो यदि हम एक छोटा सा नक्शा बनाने का प्रयास करें, तो जैसे इस प्रकार से हम नक्शा बनाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये नक्शा है मोटी मोटा जम्मू कश्मीर वाले पूरे खंड का। और आप ये भी जानते होंगे कि 5 अगस्त 2020 को, या कहें 2019 को, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक बिल पास किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को लेकर के था कि उसको कैसे विभक्त करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ में उसको विभक्त कर दिया गया। एक तो ये लद्दाख वाला पूरा क्षेत्र था और एक जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा था। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर अगर हम ऐसे करके आएँ, ये इस तरह करीब जो है, ये जो पीओके वाला हिस्सा है, जिसने पाकिस्तान इस पे जो हथियार रखा है, एक प्रकार से भारत दावा करता है कि ये पूरा हिस्सा भारत का ही है, तो इसको हम पीओके बोल सकते हैं। पीओके, इसका फुल फॉर्म जानते होंगे आप, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला जो हिस्सा है इसको LAC बोलते हैं। LAC, जिस पर भारत और चाइना दोनों अपना अपना दावा करते हैं कि ये हिस्सा हमारा है। LAC का पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस दिशा में चीन का नियंत्रण इस समय वर्तमान में है, और ये पूरा हिस्सा जो ये पड़ रहा है ये पूरा भारत का है। हालांकि भारत दावा करता है कि ये वाला हिस्सा, यानी ये, इसको हम अक्साई चीन भी बोल सकते हैं, अक्साई चीन। तो अक्साई चीन वाला हिस्सा और ये जो पीओके वाला हिस्सा है, इस पे भारत अपना दावा करता है। और बचा ये जो हिस्सा, इसमें से इसको हम इतना कह सकते हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है, ये हम कश्मीर इसको बोल लें, यूनियन टेरिटरी है। और ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर छोटा सा, इसको एक ज़िला है जिसको हम कारगिल कह सकते हैं, कारगिल। और ये पूरा लेह वाला हिस्सा है, तो इसको हम लेह बोल लें। तो लेह और कारगिल ये मिला करके, आप देख पा रहे होंगे, लेह और कारगिल मिला करके ये पूरा लद्दाख वाला रीजन बन जाता है। इसमें 15 जून 2020 को विवाद हुआ, भारत और चीन के बीच में हिंसक झड़प हुए और 20 जवान भारत के शहादत को प्राप्त हुए। और लेकिन उन्होंने अच्छा झटका चीन को भी दिया। वो रात के अंधेरे वाला मामला था, इसलिए ऐसा कर पाए वो लोग। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है या कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसमें जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। करीब देखा जाए तो करीब 1.25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। लेकिन ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसमें बहुत कम जनसंख्या निवास करती है देखा जाए, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है। तो इसमें करीब करीब देखा जाए तो 3 लाख के आसपास जनसंख्या इसमें निवास करती है। तो जनसंख्या इसमें कम है, लेकिन फिर भी भारत और चीन के बीच में इसमें विवाद बना रहता है। एक अलग नक्शा बना करके हम थोड़ा फिर से और आगे समझने का प्रयास करेंगे, मोटी मोटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक झील भी पड़ता है, यहाँ पर एक झील पड़ता है लंबी सी। इसकी झील की लंबाई होगी करीब करीब 134 किलोमीटर, 134 से 135 किलोमीटर इस झील की लंबाई है। और इसका करीब करीब 2/3 हिस्सा जो है, 2/3 पार्ट ऑफ दिस लेक, इस लेक का नाम है पेंगोंग लेक, PANGONG, पेंगोंग सो, TSO लेक, पेंगोंग सो लेक। तो पेंगोंग सो लेक की जो लंबाई है वो करीब करीब 134 से 135 किलोमीटर है।
और इसका 2/3 पार्ट जो है, 2/3 पार्ट ऑफ दिस लेक वो तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि इस तरफ देखा जाए तो जम्मू कश्मीर या इस वाले पूरे खंड के ऊपर पूर्व में पूरा ये तिब्बत वाला इलाका पड़ता है। तिब्बत बहुत बड़ा इलाका है जो कि 1951 के पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ करता था, लेकिन पंचशील समझौते के तहत उसको चाइना का एक प्रकार से स्वायत्त प्रांत घोषित कर दिया गया। तो इधर तिब्बत है, तो ये जो झील है करीब 2/3 हिस्सा जो है वो तिब्बत में ही पड़ता है। यानी कि 134 किलोमीटर या 135 किलोमीटर माने तो इसका 2/3 तो करीब करीब 89 किलोमीटर जो हिस्सा है, 89 किलोमीटर ऑफ दिस पैंगोंग सो लेक वो तिब्बत वाले हिस्से में पड़ता है। और जो बचा 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 ऑफ दिस लेक वो भारत के जो पूर्वी लद्दाख वाला हिस्सा है, यानी ईस्ट लद्दाख वाला जो हिस्सा है, करीब करीब 1/3 हिस्सा वहाँ पर पड़ता है। 1/3 मतलब कि देखा जाए तो करीब करीब 45 किलोमीटर के आसपास जो है इसका पूरे का 45 किलोमीटर जो हिस्सा पड़ता है वो भारत में पड़ता है, और 89 किलोमीटर का हिस्सा वो तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसमें जो 1962 का युद्ध हुआ था, 1962 का जो वार हुआ था, इंडो चाइना वार हुआ था 1962 का, तो वो भी पैंगोंग सो झील के पास यानी कि पूर्वी लद्दाख के पास ही हुआ था। और वर्तमान में भी यहाँ पर जो है चीन की और भारत की दोनों की अपनी जो सेनाएं हैं वो यहाँ पर लगी रहती हैं, अधिक मात्रा में तैनात की गई। वर्तमान में भी देखा जाए तो भारत सरकार और चाइना सरकार दोनों यहाँ पर अपने अपने सेनाओं को ज़्यादा मात्रा में तैनात कर दिए हैं। और चूँकि ये पूरा ये जो लद्दाख वाला हिस्सा है ये एक कहें कि हिली एरिया टाइप का है, तो इस पे जो ये पैंगोंग सो लेक है वो काफ़ी ऊंचाई पर है। देखा जाए तो करीब करीब ये 1400 क्या कहें कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। और अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो करीब करीब देखा जाए तो 4,350 मीटर की हाइट पर ये पैंगोंग सो लेक है। तो पैंगोंग सो लेक जो है उसका एक अपना सामरिक महत्व भी है, इसका एक अपना सामरिक महत्व है और एक बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर लोग घूमने टहलने के लिए आते हैं, तो एक प्रकार से हम कहें कि पर्यटन वाले लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। और इसी नक्शे में देखें तो जैसे यहाँ पर लेह है, ये ऊपर वाले नक्शे में देखें जैसे ये लेह है, तो लेह यहाँ पर एक काराकोरम पड़ता है, काराकोरम पीक है और उसी में एक दर्रा है, काराकोरम दर्रा। तो लेह से ये काराकोरम दर्रे के बीच में जो है एक सड़क भी बनाई जा रही है। उस सड़क की लंबाई करीब करीब 100 किलोमीटर से ऊपर है। तो उस सड़क को लेकर के भी एक प्रकार से चीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि भारत कैसे वहाँ पे जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो अपना उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो कैसे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर कर ले रहा है। क्योंकि चीन इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भारत वहाँ पे अपना जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसका विकास बहुत तेज़ी से कर रहा है। और भारत को अगर चीन से एक प्रकार से उसको सबक सिखाना है या उसको अच्छे से उसको मात देना है, तो यहाँ पे जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज़ी से करना पड़ेगा। और अभी पिछले ही साल 2019 में जैसे कि आपको पता होगा कि भारत जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ISO बोल सकते हैं इसको, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, अलायंस बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल लेते हैं अभी, ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो भी गुरुग्राम में है। गुरुग्राम आपको पता होगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली के से सटा हुआ एक शहर है, बहुत ही डेवलप्ड शहर है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत शहर है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो वायु प्रदूषण है, जो एयर पोल्यूशन है, उसका इंडेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। और गाज़ियाबाद का, गौतम बुद्ध नगर का भी जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो गुरुग्राम में ISO है। तो भारत जो है एक प्रकार से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम करने का प्रयास कर रहा है जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है।
तो 2019 में एक आकलन किया गया था कि जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा जो कहें कि क्षमता है इस बात की है कि वहाँ पर सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी को हम अधिक मात्रा में वहाँ से उत्पादित कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि अभी फ़िलहाल इस समय जो पेट्रोल और डीजल हैं, पेट्रोल एंड डीजल इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ चुके हैं, हाई कर चुके हैं। तो और वैसे भी जो ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरनमेंट चेंज जो है, ये क्लाइमेट चेंज, इसके वजह से भी अक्षय ऊर्जा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है। पेट्रोल और डीजल से एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को नुकसान ही होता है, क्योंकि हम इसका भारी मात्रा में जो खाड़ी वाले देश हैं वहाँ से हम आयात करते हैं। खाड़ी वाले देश आपको पता होगा, जो खाड़ी वाले देश हैं, खाड़ी वाले देश, उसमें जैसे आपका यमन हो गया, मुख्य रूप से देखें तो यमन हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब, इसके अलावा और भी कुछ कंट्री हैं वहाँ पे छोटे छोटे, जैसे कतर हो गया, एक कतर छोटा सा एक वहाँ पर खाड़ी देशों में एक छोटा सा देश है। उसका जो एक प्रकार से देखा जाए तो जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी पर कैपिटा इनकम जो PCI है, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। यानी कि वहाँ के लोग जो है बहुत धनी हैं। यहाँ से हम जो गैसेज़ हैं, जो गैसेज़ होती हैं, ऑर्गेनिक जो गैसेज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इंडिया में इंपोर्ट कराते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारत भारी मात्रा में ये जो खाड़ी वाले देश हैं, यहाँ से तेल का आयात करता है, डीजल या कहें कि पेट्रोलियम का आयात करता है, गैसेस का आयात करता है। तो भारत अगर यहाँ पर लद्दाख वाले क्षेत्र में अपना अच्छे से सोलर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, तो भारत के पास ये क्षमता विकसित हो जाएगी कि वो जो अपना जो एनर्जी वाला सेक्टर है उसको अच्छी मात्रा में डेवलप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा असीम संभावना है। ऐसा रिसर्च यहाँ पर किया गया है। तो भारत और चीन के बीच में विवाद ये चल रहे हैं, 1962 से ये विवाद चल रहा है। और आखिरी बार देखा जाए तो 1962 के बाद 1975 में एक बहुत तगड़ा झड़प हुआ था। उसके बाद अब जाकर के ये जो 15 जून 2020 को झड़प हुई, जिसमें करीब करीब 20 लोग शहादत को प्राप्त हो गए थे। तो 15 जून 2020 को जो बड़ी घटना हुई थी, इसके पहले देखा जाए तो 1975 को हुई थी, यानी कि 45 साल पहले ये घटना हुई थी। इस प्रकार की जो बड़ी घटना है 1975 को हुई थी। तो भारत और चीन को इस बात पे समझना चाहिए, चीन को मुख्य रूप से इसको समझना चाहिए कि वो एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें। किसी प्रकार का अगर वो तनाव करेंगे तो उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी दोनों को ही नुकसान होगा। तो इस लिहाज से एक भारत और चीन जो है वो एक बहुत पुरानी सभ्यता भी हैं। तो दोनों देशों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जो आपसी जो बॉर्डर डिस्प्यूट वाले मसले हैं, जैसे कि ये LAC वाला मसला है या अक्साई चीन वाला मसला है, पैंगोंग सो लेक वाला मसला जो है, ये पैंगोंग सो झील वाला मसला है, इसको लेकर के वो आपसी सहमति के साथ बातचीत करें, ताकि किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा जो बॉर्डर पे टेंशन्स हैं वो ना हो। और इससे भारत और चीन के जो संबंध हैं, इंडिया चाइना के बीच में जो संबंध है, इससे रिलेटेड 2 वीडियो और बना चुका हूँ। उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो समय समय पर जो भी भारत और चाइना से संबंधित बहुत सारे मसले हैं, जैसे कि अभी कुछ चर्चाएँ यहाँ पर की गई हैं, लेकिन इसके अलावा भी सिक्किम है, सिक्किम में बहुत बड़ा विवाद है, तो उसके बारे में चर्चा करना है। अरुणाचल प्रदेश में विवाद है, उसके बारे में चर्चा करना है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच में जो कहें कि एक छोटा सा क्षेत्र है, काला पानी वाला क्षेत्र है, उसके बीच में विवाद है, तो उसके बारे में चर्चा करना है। तो समय समय पर इसी प्रकार से मैप के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं नज़र फेर देता हूँ, आप इसको पुनः देख सकते हैं। ये है सारे मैप, उतने अच्छे से नहीं बना है, आप गूगल पे मैप को सर्च करके अच्छे से देख सकते हैं, नक्शा बना सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।